डियर, हम आज जो हमारा टॉपिक है, मल्टीपल टॉपिक्स हैं आपके जो आज के नोट्स में कवर हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसको ज़रूर आज कवर भी करेंगे। इसमें कोरिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, और जो कल सर मुझे हिदायत कर रहे थे कि आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर रिलायबिलिटी, उसके लिए आप ये ज़रूर करवाइएगा। वो भी चीज़ें आज के टॉपिक में शामिल हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स में से एक आध जो टॉपिक था वो आपका रह गया था, वो भी आज मैंने ऐड कर दिया है। सबसे पहले तो हम कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि आपका ऐसा ताल्लुक जो किसी दो वेरिएबल के दरमियान हो। जैसे यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस हैं, वहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टू कैटेगराइज में होते हैं, मेल एंड फीमेल में। तो अब कैटेगराइज आपकी हो सकती हैं, वेरिएबल्स टू हो सकते हैं, लेकिन आगे जो वेरिएबल का ताल्लुक हो, सॉरी, वेरिएबल की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट हो सकती है। कोरिलेशन, ये हमने डिफरेंट वे से रिलेशन को चेक करना होता है कि वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक किस बेस पे है और कितना है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है कि हमें ताल्लुक का वाजे तौर पे पता चल रहा हो कि ये किस तरह का ताल्लुक है, और दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन बन रहा होता है उसको हम किस तरह से डिस्कस कर रहे होते हैं। डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, डिग्री का मतलब ये होता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मजबूती क्या है, किस लेवल पे जाके वो ताल्लुक है। कमजोर ताल्लुक है, आई मीन वीक रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, या नहीं कोई ताल्लुक है। तो ये सारी चीजें आज हम कोरिलेशन में डिस्कस करेंगे। इट्स डिनोटेड बाय आर। देखें, हम दो चीजें पढ़ चुके हैं। हम एक सैंपल पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने पॉपुलेशन पढ़ा था। जो सैंपल होता है वो स्मॉल डाटा पे काम करने का मतलब होता है, और जो पॉपुलेशन होती है उसका मतलब ये होता है कि आप जिसमें ऑल वैल्यूज को इंक्लूड कर रहे हैं, अगर कोई भी स्टेटिस्टिकली ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम जो कोरिलेशन सैंपल डाटा से कैलकुलेट करते हैं उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आर। इट्स रेंज इज लाई बिटवीन -1 to +1। याद रखिएगा कि कोरिलेशन हमेशा जो भी इसका आंस आता है फार्मूला अप्लाई करने के बाद, वो आपका -1 to +1 में रहते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस टाइप्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बाकी हमें डीपली जो बकिया जो इसकी टाइप्स हैं वो देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी, मैं कहता हूँ कि काफी सारी हैं। तो आप लोगों ने जो अपने जहन में रखनी है वो पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, सॉरी, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। नंबर 4 पे है मल्टीपल कोरिलेशन, और 5 पे है पार्शियल कोरिलेशन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट 3 टाइप्स हैं जिनमें आप वेरिएबल के दरमियान रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं कि ताल्लुक की हद क्या है, क्या हमारा रिलेशन रिलायबल है या नहीं है। तो उनके लिए हमें पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। अब रिलायबिलिटी चेक करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव क्या है, नो कोरिलेशन क्या है। एहतियातन मैंने ये नंबर 4 और 5 भी आपको बता दिया कि चलें इसको भी आप सिर्फ नाम की हद तक याद कर लीजिएगा। बाय द वे, जो आपने अच्छे से सीखनी है वो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, नाम से ही जाहिर है कि ऐसा ताल्लुक, ऐसा रिलेशन जो पॉजिटिव हो, मुस्बत हो, व्हेन द मूवमेंट ऑफ बोथ वेरिएबल। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि रिलेशनशिप की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। अब यहाँ पे आप देख लें कि वेरिएबल हम दो कंसीडर कर रहे हैं, कि टीचर का और स्टूडेंट का। लेकिन अगर मैं टीचर वेरिएबल की बात करूं तो उसमें सिर्फ एक टीचर नहीं होता। आप अगर मुझसे देखें, आपने पहले इकराम साहब से पढ़ा है, अब आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मतलब टीचर्स में दो लोग हम शामिल हो गए हैं।
कि वेरिएबल की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है, वो चेंज हो सकती है, वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, बट रिलेशन ये टू वेरिएबल के दरमियान ही रहता है। अगर दो वेरिएबल से फिर वो ज्यादा की तरफ जाए, यानी तीन वेरिएबल के दरमियान हो जाए या चार के दरमियान हो जाए, तो फिर ये डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट होती जाती हैं कोरिलेशन, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और इसी तरह आप स्टूडेंट्स हैं तो आप भी एक नहीं है, आपकी भी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है। व्हेन द मूवमेंट ऑफ बोथ वेरिएबल इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। जब मूवमेंट का मतलब होता है हरकत, हरकत सकनात के किधर आपकी जो वेरिएबल हैं वो कैसे किस तरह से मूव हो रहे हैं। व्हेन द मूवमेंट ऑफ बोथ वेरिएबल, जब दोनों वेरिएबल की जो मूवमेंट है, जो आप कह लें कि जो उन पर ट्रीटमेंट की जा रही है वो इन सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में हो, इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, वन वेरिएबल मूव टू राइट, अगर एक वेरिएबल दाएं मूव करता है एंड अदर इज आल्सो मूव टू राइट, तो दूसरा वेरिएबल भी राइट ही मूव होना चाहिए, इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। मैं सिंपल सी एक मिसाल दे देता हूं। जैसे आपको क्लास में टीचर्स कहते हैं कि जी कल आप लोगों ने जो है जो क्लास वर्क है वो अच्छे से तैयार करके आना है। आप आगे से आंस करते हैं कि जी यस सर, हम ये तैयार करके आएंगे, और वो आप करते भी हैं। यानी हमारी जो मूवमेंट थी वो क्या थी कि आप सबक या लेसन जो है वो प्रिपेयर करके आए, और आपकी भी मूवमेंट हमारी मूवमेंट के साथ ही हुई कि जी हमने मतलब अब हमारी डायरेक्शन जो सेम हो गई। और इसकी बड़ी उम्दा मिसाल है जो मैंने आपको नीचे दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ सप्लाई, ये एक इकोनॉमिक्स की टर्म है, कानून रसद। इसका ताल्लुक अशिया की कीमतों के साथ होता है। ये इकोनॉमिक्स का कानून है, अगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो तो उसकी रसद में भी इजाफा होता है, और अगर उस चीज़ की कीमतों में कमी हो तो उसकी यानी सप्लाई, रसद में भी कमी होगी। यानी सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर कीमतें बढ़ी हैं तो रसद भी बढ़ गई, अगर कीमतें कम हुई हैं तो रसद भी कम हो गई। आप यहाँ पे सिर्फ ये बात जहन में रखें कि यहाँ पे वेरिएबल की मूवमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। लॉ ऑफ सप्लाई इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन नाम से ही जाहिर है कि ऐसा ताल्लुक जो मनफी होगा, जिसके असरात मनफी होंगे। मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है जो पॉजिटिव कोरिलेशन है। व्हेन द मूवमेंट ऑफ बोथ वेरिएबल इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। जी यहाँ पे आप गौर करें कि जो मूवमेंट होती है दोनों वेरिएबल की इन ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है कि मुखालिफ सिमत में, ऑपोजिट डायरेक्शन, इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। इफ वन वेरिएबल इज, सर ये पेज कीजिएगा नीचे। जी, if one variable is moved to right, then other variable is also moved to left। देखें, अगर एक वेरिएबल की जो मूवमेंट है वो राइट साइड पे होगी तो दूसरी वेरिएबल की मूवमेंट उसके मुखालिफ होगी। अगर एक वेरिएबल अप मूव कर रहा है तो सेकंड जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, वो लो लो यानी डाउन अप जो है वो मूव करेगा, वो बिल्कुल उसके मुखालिफ सिमत में जाएगा। जैसे मैंने पहले आपको क्लास की एग्जांपल दी, टीचर्स कहें कि लेसन प्रिपेयर करके आए, स्टूडेंट्स कहें कि हम नहीं करके आए। या आप ये भी एग्जांपल लगा सकते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हम कोरिलेशन बिटवीन अल्लाह एंड ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन पर्सन चेक करना चाहें, ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अजान होती है, अल्लाह का बुलावा आता है, अल्लाह दावत देते हैं नमाज के लिए, और वो लोग जो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में नहीं जाते। अब क्या किया, अल्लाह ने हुक्म किया कि नमाज अदा करो, हमने क्या किया कि हमने कहा कि हमने नमाज अदा नहीं करनी। अब ये है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। डायरेक्शन, आपको इनविटेशन थी नमाज की लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया।
अगर वो मोमन लोग, वो मुसलमान लोग जो नमाज अदा करते हैं, जब अल्लाह ताला हुक्म करते हैं कि नमाज अदा करो, वो लब्बैक कहते हैं, उसी डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर हम उस काम की इनकारी कर दें, यानी उसके मुखालफत कर दें, तो वो होता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसकी भी बड़ी उम्दा एग्जांपल है लॉ ऑफ डिमांड। जी, लॉ ऑफ डिमांड भी एक इकोनॉमिक्स की टर्म है, कानून तलब। आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी चीज का सीजन आए, जैसे मैंगो का सीजन आ गया, अगर मैं फ्रूट की बात करूं, बनाना का आ गया, तो जब उस चीज की कीमत में कमी होती है, अगर हमें अपने घर की जरूरत के लिए 1 kg 2 kg खरीदनी हो, जब हम देखते हैं कि जी कीमत तो कम हुई है, तो फिर हम ज्यादा उसकी तलब में जो है इजाफा कर देते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब अगर चीजों की कीमतों में कमी हो तो उनकी तलब में इजाफा हो जाता है, और चीजों की कीमतों में इजाफा हो तो उनकी तलब में कमी आ जाती है। अब ये देखें, लॉ ऑफ डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि चीजों की कीमतों में कमी हुई तो उस चीज की तलब में इजाफा हो गया, और चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ तो तलब की, देखे ना, अब जब किसी भी, तो तलब में कमी आ जाती है। जब किसी चीज की कीमत में कमी आएगी तो हम उस चीज को ज्यादा ले लेंगे, यानी कि जब कीमत कम हो जाए। अब जब कीमतें बढ़ती हैं, कॉस्टली हो जाती हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि बस गुजारा हो जाए, ज्यादा चक्कर में हमें पड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, और ये एग्जाम्पल है नेगेटिव कोरिलेशन की। आगे है जी नो कोरिलेशन। इसको हम कहते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल के दरमियान कोई ताल्लुक ना हो, उसको हम कहते हैं नो कोरिलेशन। देखें, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं देता हूँ बनाना की, किसी सिटी में बनाना के खाने की तादाद और उस शहर में लोगों की बीमार होने की तादाद। अब देखें, बीमारियां तो बहुत बहुत सारी होती हैं। मैं कह देता हूं कि कैंसर बीमारी है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जी शहर में केला खाने की वजह से लोग कैंसर के मरीज हो गए। अब देखिए, ये कोई ताल्लुक नहीं है कि बनाना खाने से कैंसर ईटीसी, ये तो कोई उसके सिम्टम्स में से, उसकी अलामात में से ऐसा कुछ है ही नहीं, इससे तो कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा। तो इस तरह का जो भी रिलेशन होता है उसको हम नो कोरिलेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात आपको मैं वैसे बता दूं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की हद तक आप अगर इसको याद रखना चाहें तो ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वेरिएबल के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होता, जाहिरी तौर पे ये ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये कहना गलत होता है कि बिल्कुल ही उनका ताल्लुक है ही नहीं। उनका कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा बहुत, आपने इंटरवल स्केल पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था कि जो जीरो होता है वो यहाँ पे मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस का मतलब क्या होता है कि जो जीरो का रियल मतलब होता है कि जीरो की वैल्यू जीरो कोई भी नहीं। बट हम अगर किसी दर्जा हरारत की बात करें, या हम कह दें कि यार फलां आदमी में तो अक्ल है ही नहीं, वो बेवकूफाना कोई काम कर दे, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल ही अक्ल नहीं है, अक्ल होगी, बट उस डायरेक्शन और उस पोजीशन के मुताबिक उसने काम नहीं किया होगा। नो कोरिलेशन का मतलब यही है कि जिन दो वेरिएबल में हम ताल्लुक चेक कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका ताल्लुक आपस में ना हो, बट उन चीजों का किसी ना किसी चीज से रिलेशन हो सकता है। आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए यही याद रखेंगे कि कोई ताल्लुक नहीं होता, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एमसीक्यूज एंड पीपीएससी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू कोरिलेशन। अब इसमें ये होता है कि ये चीजें थोड़ा सा आप अपने जहन में रखेंगे, तो जो रिलायबिलिटी, हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन रिलायबिलिटी की बात कर रहे थे, इन चीजों का वहां पे इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है कि आप जब जो जो आपके कोरिलेशन मेथड हैं, कोरिलेशन प्रोडक्ट मेथड हैं, उनको अप्लाई करने के बाद जब आप वहां से कोई वैल्यू गेन करते हैं, उसको हमने फिर इंटरप्रेट कैसे करना है, उसका ताल्लुक क्या है। देखें जी, अब ये जो चीजें हैं, आर क्या है ये आपको मैं बता चुका हूं कि कोरिलेशन है, सैंपल कोरिलेशन को डिनोट करते हैं।
हम इसको मजीद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी समझने की कोशिश करेंगे, बट इन चीजों पे जरा थोड़ी सी तवज्जो से आपने गौर करना है। देखें जी, यहाँ पे क्या है, आर इज इक्वल टू जीरो। अगर आर की कीमत जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि उन वेरिएबल के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। अगर r इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर पे मैं पढ़ा रहा हूं, r इज इक्वल टू -1 आ जाए, इसका मतलब है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन है, ताल्लुक है, स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है, लेकिन वो नेगेटिव है। और परफेक्ट के लिए, परफेक्शन के लिए लाजमी है कि r की एग्जैक्ट वैल्यू -1। अब ये एमसीक्यूज में इस तरह से आता है कि इफ r इज इक्वल टू -1 देन दी, ऑप्शन में आ जाते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ए बी ऑप्शन आ सकता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, सी ऑप्शन आ सकता है, नो कोरिलेशन, डी ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दिस। तो अब हम देखेंगे कि r की वैल्यू -1 है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड नंबर पे r इज इक्वल टू +1। अगर r की वैल्यू एग्जैक्ट सर +1 हो जाए, सर ये जो परफेक्ट के आगे -VE लिखा हुआ है सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नेगेटिव, NEGATIVE। मैंने उसको साइन से लिख दिया, नेगेटिव, मनफी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओके हो गया सर। जी, r इज इक्वल टू +1, इसको हम कहेंगे अगर r की वैल्यू एग्जैक्ट +1 के इक्वल आ जाती है तो ये होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब देखें, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 1 आए या -1 आए। तो मैंने आपको इसकी रेंज बताई थी कोरिलेशन की, कि रेंज है जी -1 टू +1। उसके मिड में हजार हाँ वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर आर की वैल्यू आ जाए 0.79 तो ये भी एक ताल्लुक है, बट पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट नहीं है। स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है। लेकिन आपको एक और मैं बात बता दूं, जब आर की वैल्यू 0.50 से अप आए तो हम उसको इंटरप्रिटेशन में कहते हैं कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और अगर बिलो 0.50 आ जाए, यानी वो जीरो के करीब तरीन हो, तो उसको हम फिर कहते हैं कि ये जो है पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, लेकिन थोड़ा सा वीक है। वो भी मैंने आगे आपको शेप से ये बातें क्लियर की हुई हैं। आगे लेक्चर में ये बातें फिर रिपीट होंगी, आप वहां से फिर समझ लीजिएगा। नंबर 5 अब हम पढ़ेंगे, r इज इक्वल टू -0.35। देखें जी, नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन है। अब ये बात आपने याद रख लेना है कि कभी भी आपका कोरिलेशन का जो आंसर है वो -1 टू +1 इस इंटरवल से बाहर नहीं आ सकता। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता, इनके मिड में ही लाई करता है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक टाइप्स हमने पढ़ी, कोरिलेशन हमने पढ़ा, क्योंकि इसके बाद कोरिलेशन के हवाले से नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आप इससे पहले पहले किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, वरना फिर हम आगे मूव हो। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल है किसी बच्चे का तो वो मुझसे कर। हेलो जी, अस्सलाम एक्सक्यूज मी वालेकुम। सर, एक मिनट मैं चले पहले आप कर लें क्वेश्चन। मैं ये कहना चाह रहा था, ये अभी एक पार्टिसिपेंट का कैमरा ऑन है, तो मैंने 2-3 दफा उनको ये मैसेज किया है कि वो कैमरा अपना ऑफ कर लें, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा तो फिर वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। वो इस तरह डिस्टरबेंस हो रही है, वो साथ वो जनाब खाना पीना उनका जारी है और क्लास भी अटेंड हो रही है और कैमरा उनका ऑन है। चलें जी, कैरी ऑन सर। जी जी बच्चे, क्या सवाल है, आप जो सवाल करने लगी थी? सर ये पॉइंट नंबर 4 और 5 सर, इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं दोबारा। मैं रिपीट कर देता हूं। देखें, आपको कोरिलेशन की रेंज का अंदाजा हुआ है क्या होती है? -1 टू +1 होती है, ठीक है। अब 0.4 को आप जरा देखें, r इज इक्वल टू 0.79। ये अब आप आंसर देख रही हैं,
प्लस में है या माइनस में है? मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जवाब अगर इस तरह का कोई जवाब आ जाता है तो देखें ये प्लस में है, तो जब प्लस में होगा लेकिन वो वन एग्जैक्ट वन नहीं होगा, वो परफेक्ट रिलेशन नहीं होगा, लेकिन कोरिलेशन यानी कि कोई ना कोई ताल्लुक हो सकता है, वो रिलेशन है लेकिन वो पॉजिटिव में है। अब इसी तरह r इज इक्वल टू -0.35 है। अब ये देखें ये माइनस में आ रहा है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है कि यहाँ पे कोई मनफी ताल्लुक है, नेगेटिव रिलेशन है। हाँ जी, क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया। जी चलें जी, आगे हम चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक और बात याद रखिएगा कि ज़रा सिर्फ पे ये घुमा दिया जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है। वैसे हम एज ए कॉन्सेप्चुअल इनको एक ही जो है पलड़े में तोल लेते हैं, नाप लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये भी ताल्लुक को चेक करने का एक पैमाना है। इट इज मेजर ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डाटा। टू सेट्स ऑफ डाटा या बिटवीन टू वेरिएबल एक ही बात है। इट इज आल्सो डिनोटेड बाय आर। देखें जी, अब आर के वैसे तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, जैसे कि कोरिलेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, इसी तरह कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन मैंने आपके लिए वो मुंतखब किए हैं जो कि आपके सिलेबस से भी एक्सक्यूज, रेलिवेंट है। ये जो जी, वर्ड है इज ये सर लाइनियर, सर इसका क्या मतलब है? किसका? जी जी लीनियर। इसका। अच्छा, लीनियर 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 जी अगर आप यहाँ से हज़फ भी कर दें तो डेफिनेशन गलत नहीं होगी, लेकिन लीनियर का एक तो बात ये होती है कि लीनियर का मतलब होता है कि अगर आप इसको एज ए वेरिएबल देख रहे हैं मैथमेटिकली, अगर आप इसको एज ए वेरिएबल इन मैथमेटिक्स मैथमेटिकली ले रहे हैं, तो आपके वेरिएबल की जब पावर वन आ जाती है, जैसे नीचे फार्मूला है एक्स एंड वाई, अब इसकी आप पावर देखें वन है, तो उसको हम लीनियर कहते हैं। बात क्लियर होगी यहाँ तक? मैथमेटिकली अगर इसको यूज कर रहे हैं तो लीनियर आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, बड़ी से बड़ी ताकत जो है वो एक होनी चाहिए। और ये सर अगर वैसे आप, यहाँ पर ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट इज ए मेजर ऑफ हाँ कोरिलेशन जी हाँ बिटवीन जी, टू सेट्स ऑफ डाटा। हाँ, ये लीनियर मैंने जो है सर ना इनको स्टूडेंट्स बता को दिया कि अगर कंफ्यूज आप कर इसको रहे हैं, तो ये एजुकेशन के स्टूडेंट्स इसको हज़फ भी कर दें तो कोई मसला नहीं, हाँ, कोरिलेशन की इसको सर ओके जैसे। सर। सैट हाँ सैट के स्टूडेंट भी हजफ कर दें तो कोई मसला नहीं जी है। जी। इसको आप अगर निकाल देंगे तो असल में जो आपने डेफिनेशन किया ना कोरिलेशन की, ये जहाँ बेसिकली वही चीज है। हाँ जी। ठीक है, वही चीज है। वहां पे वो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे टू सेट्स ऑफ डाटा यूज कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा वो चेंज कर रहे हैं। और इसका कॉन्सेप्चुअल ये चेंज नहीं हो सकती। और लीनियर का वैसे एक और मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरी ये है कि ऐसा ताल्लुक, ऐसा वाज़ेह ताल्लुक जिसका हमें क्लियर कट पता हो, जिसमें किसी किस्म का कोई रुकावट ना हो, उसको हम लीनियर कह देते हैं। बट आप इसको निकाल दें तो कोई मसला भी नहीं है। नेक्स्ट है जी, सॉरी, इसका फार्मूला है R इज इक्वल टू एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई ओवर एन सम एक्स स्क्र माइनस सम एक्स होल स्क्र, फिर न्यू ब्रैकेट शुरू है, एन समेशन वाई स्क्र माइनस समेशन वाई होल स्क्र। आप कोरिलेशन यानी कोरिलेशन दो वेरिएबल के दरमियान बिटवीन एक्स एंड वाई चेक कर रहे हैं। तो अब देखें, ये फार्मूला जी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वैल्यूज, जो कि पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद है सम एक्स वाई। आपको ये बोथ वेरिएबल गिवन होंगे, इनकी वैल्यूज दे दी जाएगी। आपको कहा जाएगा कि ये आपके वेरिएबल हैं, इनके ये वैल्यू हैं, इन पे कोरिलेशन अप्लाई करके आप इंटरप्रेट कर दें कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो जैसा किस कि तरह का इनको है। मैंने रिलायबिलिटी में बताया था कि T1 T2 टेस्ट वन और टेस्ट टू, तो एक्स वाई को हम वो टेस्ट वन और टेस्ट टू टी कह वन सकते और T। वाई को T2 का नाम दे सकते हैं। हाँ जी जी। बिल्कुल आपने ठीक बताया।
जो आपने आज इनको रिलायबिलिटी करवाई हुई है ना सर, जी जी उसकी इंटरप्रिटेशन भी मैं इनको बच्चों को बताऊंगा कि एंड पे इन्होंने स्टैटिस्टिकली इसको इंटरप्रेट करना कैसे है। जी जी जी। अब यहाँ पे आप एक्स वाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सम होगा यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस एक्स को अलग सम करेंगे और वाई को अलग सम करेंगे, जो इनका जवाब आएगा उनको आप यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर एन। फिर वही बात है जी, नंबर ऑफ वैल्यूज, पहले आप एक्स की वैल्यूज का स्केयर करेंगे, ये हम क्वेश्चन भी इसका एक करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो स्केयर करने के एक्सक्यूज बाद मी फिर सर, जी सर मैं पूछना चाह रही हूँ, ये जो एक्स और वाई को सर मल्टीप्लाई करने से जो इसका आंसर आएगा, सर सम एक्स की जगह पे भी वही पुट करेंगे और सम वाई की जगह पे भी वही पुट करेंगे? नहीं नहीं बेटा, इसमें ऐसे है कि एक्स वाई को पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जी जी। एक्स वाई को आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उनको आप ऐड कर रहे हैं, यानी ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैल्यू बन जाती है एक्स वाई में। जो आप दूसरी जिसकी बात कर रही हैं सम एक्स और सम वाई की, पहले आप एक्स को सम करेंगे फिर आप वाई को सम करेंगे अलग अलग, जो उनके जमा करने के बाद जवाब आएंगे उनको आप यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई करें। समझ आइए? ओके बाय सर। द वे, अगर आपको ये समझ नहीं भी आ रही तो ये आप फार्मूले को जो है अच्छे तरह से याद रखेंगे, ये उनकी इसकी ओके की पहचान। आवाज से तो ऐसे ही लग रहा है कि इनको समझ नहीं आई। ये सर इनको समझ आएगी सवाल जब ये कर लेंगे, जी आगे मैं बिल्कुल। समझाऊंगा आपको, हाँ जी। क्वेश्चन में समझाऊंगा जी। आपके लिए मैंने वो लिया हुआ क्वेश्चन। जी ठीक। नीचे है जी एन सम एक्स स्क्वायर, एक्स को हम स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे और फिर एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नीचे वही बात है जो ऊपर हम कर रहे थे, पहले एक्स की वैल्यू का जमा करेंगे, टोटल करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे। और सिमिलरली एन, यहाँ पे एन की वैल्यू वाई का स्क्वायर करके वाई को आप ऐड करेंगे माइनस सम वाई, वाई को ऐड करने के बाद आप होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो जाता है। नेक्स्ट है जी दी। देखें फिर इकराम साहब, आपने ठीक पहचाना है, बच्चे ने साथ ही मैसेज कर दिया, आपने ओके से ठीक कवर किया उनको। जी जी दी, हाँ जी। नेक्स्ट है जी दी प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड एक स्टैटिस्टिशियन गुजरा है पियर्सन, कार्ल पियर्सन उसका नाम था, उसने इसका नाम दिया था प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ए न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपका ताल्लुक किस हद तक मजबूत है, उसकी पावर क्या है, कितना अच्छा ताल्लुक है किसी से। देखे ना, फ्रेंड्स तो हमारे बहुत सारे होते हैं, एक हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, हम उसके साथ हर मसला मसाइल शेयर कर रहे होते हैं। और कुछ लोग हमारी क्लास में होते हैं जिनको हम जानते हैं, जो डेली लाइफ में हमें मिलते हैं, हम उनको कह देते हैं हाँ जी मेरे दोस्त हैं, बट बस ठीक ठीक है, हाँ जी फ्रेंड है ये वो। लेकिन कुछ ताल्लुक आपके वो होते हैं जो स्पेशल होते हैं। अब जो स्पेशल ताल्लुक होते हैं वो आपके मजबूत होते हैं, उनके साथ आपका रिलेशन हाई लेवल पे होता है। और जो आम डेली लाइफ में लोग आ जाते हैं उनसे जरा आपका जो ताल्लुक होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। अब स्ट्रेंथ हम कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुक का लेवल क्या है, हमारे ताल्लुक की मजबूती क्या है, कितना मजबूत है कितना कमजोर है, इसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। इन दी लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर वही बात आ गई, लीनियर यहां से भी आप निकाल दें, कोई मसला नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल इज कॉल्ड पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, सिंपल मूवमेंट कोरिलेशन कह दे तो एक ही बात है। अब ये उसने फार्मूला चेंज किया यहाँ पे, प्रोडक्ट मूवमेंट, ये नाम याद रखना है, अगर वो नाम लेते हैं तो फिर एग्जैक्ट आप ये फार्मूला यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। वही डेविएशन की बात कर रहे हैं हम, एक्स में से एक्स बार जब करते थे तो डेविएशन बनता था, पहले आप एक्स बार निकालेंगे फिर आप वाई बार निकालेंगे। एक्स बार का मतलब है अरेथमेटिक मीन ऑफ एक्स वैल्यूज, वाई बार का मतलब है अरेथमेटिक मीन ऑफ वाई वैल्यूज, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक्स बार आपका होता है सम एक्स ओवर एन के इक्वल, वाई बार आपके होता है सम वाई ओवर एन के इक्वल। एक्स में से एक्स बार की वैल्यू निकालें फिर वाई में से वाई बार की वैल्यू निकालें, इन दोनों कॉलम को आप जरब दें फिर जमा करें और यहाँ पे पुट कर लें। और नीचे होता है जी सम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और सम ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अब इसमें ये होता है कि जो आपने ऊपर निकाला था एक्स माइनस एक्स बार,
उस वैल्यूज का स्केयर करेंगे, y माइनस वाई बार इन वैल्यूज का भी स्केयर करेंगे, सम करेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये भी आपके टॉपिक में से है, प्रोडक्ट, द मेथड ऑफ प्रोडक्ट कोरिलेशन। तो इसको आप इस फार्मूले को भी याद रखेंगे। और बाय द वे ये मैंने टेक्निक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझाई हुई है, उसको भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बातें जो आपने नोट करनी है, ये भी एमसीक्यूज के लिए है। एक सैंपल हम पढ़ चुके हैं, एक पॉपुलेशन पढ़ चुके हैं। वो कोरिलेशन जो सैंपल डाटा से हम कैलकुलेट करते हैं, द सैंपल कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सेकंड नंबर पे द पॉपुलेशन कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि सैंपल कोरिलेशन की नोटेशन क्या होती है और पॉपुलेशन कोरिलेशन की नोटेशन क्या होती है। द पॉपुलेशन कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय रो, ये जो साइन दिया हुआ है नीचे ब्रैक कॉमास के अंदर, इसको हम बोलते हैं रो। रो ये भी मतलब एक लेटर है और इसको यूज करते हैं पॉपुलेशन कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। जी, यहाँ तक कोई सवाल हो किसी बच्चे का? सर इस मीटिंग का कितना टाइम है हमारा? 4 मिनट रह गए हैं जी। अच्छा सर, फिर ये जो नेक्स्ट सवाल है ना, ये अभी कोई एक आध काफी लंबा। क्वेश्चन ले लें तो उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर दें नेक्स्ट सेशन। जी ठीक हो गया। जी जी बच्चों, कोई किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मुझसे डिस्कस कर ले, जहाँ से हमने पढ़ा है। स्टूडेंट साहब सुन रहे हैं मुझे? सुन तो रहे हैं सभी, बोल लेकिन नहीं हम रहे। तनगोश हैं। हम सर ये तनगोश है। जो आप जी जी, बोले बोले। सर ये जो द सैंपल कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय आर, सर आर से मीन आर एक नोटेशन है बेटा, इसको मीन कोरिलेशन, आर मीन कोरिलेशन। कि आप यूं कह कोरिलेशन। रहे हैं कि कोरिलेशन को हमने ना, जैसे हम अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट कर रहे थे, जी जी। स्टैटिस्टिकली नोटेशन होती हैं, तो हम फिर उन नोटेशंस को उनके नेम से ही याद रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आर से ही कोई एग्जैक्ट नाम बनेगा, अब वो आर को कोरिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अब स्टैट में आर, स्मॉल आर जहां पे भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि कोरिलेशन की बात हो। ठीक हो गया सर। सर हाँ, ये सेकंड नंबर पे सर इसको क्या बोला था आपने? ये होता है रो, पॉपुलेशन। ये इसको हम रो बोलते हैं पॉपुलेशन के लिए, रोना से रो। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखो। समाल एस नहीं, वो रो बता रहे हैं। हाँ, स्मॉल एस नहीं है, रो है, रो। तो गन्ने का जूस पिया है जिसको हम रो बोलते हैं, रो। रो पी लो, ये अच्छा, चीज है। सर ठीक। वो रो ये बात। होती है। हाँ, वो ये भी रो। रो। रो ही है। हाँ, रो ये भी वही है, बस आपने इसको वही याद रखना है। ओके। हाँ हाँ, ठीक हो गया। और कोई बच्चा, ये एक बच्चा बोलता है, बाकी बच्चे मुझे लगता है कि हाफिज शुमारियात हैं, उनको आज सब वो कुछ जो समझ आता है। बाकी जो है ना क्वेश्चन करने वाले, आई थिंक आज वो ऑनलाइन ही नहीं है। आज वो सारा जो है एक ना सवाल करने का जो ठेका है इन्होंने लिया हुआ है। बाकी बच्चे हैं, अनम है, निसा है, समीन है, ये बच्चे सर बोलती। ऐसे समझ नहीं आती फिर वो पूछना पड़ता है। पूछा करें ना, तो आप क्लासेस लेते इसलिए कि आपको सीख जाए, और जी जी। हमें ये लगता है कि बस फिर समझ नहीं आया जो बच्चे पूछते नहीं है। सर फिर ये कर देते हैं, नई मीटिंग जो है शुरू। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। नहीं, आप सवाल ना किया करें, आप पूछ लिया करें।
जी, अच्छी बात है।